नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज दास्तान गोई में आप लोगों के पास दोबारा से मैं आ गया हूं। आपका हमराज आरजे अपना वो लेकर आया हूं कहानी त्रिक्ष। त्रिक्ष अपने आप में बेहतरीन कहानी है उदय प्रकाश की। आज से हम उदय प्रकाश जी की कहानियों का संकलन लेकर आएंगे और उनकी कहानियां शुरू करेंगे। कहानी जरूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारी है। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहरों से भी है। शहर के प्रति एक जन्मजात भय होता है, उससे भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुट्टे जैसे सफ़ेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बारी होता। वे शाम को हमें अपने साथ टहलने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वो मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वो कुछ नहीं बोल पाते थे, वो चुप रहते। ये चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को न बोलना पड़े। वैसे काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वो रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी। जैसे वो यही पूछ लेती थी कि सामने छिवले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूंकि सारी चिड़ियों को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वो नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे ज़रूर देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें, वहाँ से उन्हें जबरन बाहर ना निकाला जाए। वो दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक तो बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक होता था कि पिताजी फीस की बात को बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाया और घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100-100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के लिए हमारा किला अभेद्य हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में त्रिक्ष विष खापर, एक जहरीला लिजार्ड जैसे होता है, उसने काट लिया है। हम सब जानते थे कि त्रिक्ष के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग हमारे आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच में थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया। वो अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। त्रिक्ष एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वो पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वो त्रिक्ष है, काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई ज़बरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन त्रिक्ष तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा बेढ़ा चक्कर काटते हुए गोलमोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो ज़मीन पर वो सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। त्रिक्ष इसी गंध के सारे दौड़ता है। धानु ने बतलाया कि त्रिक्ष को चकमा देने के लिए आदमी को ये करना चाहिए कि पहले तो बिल्कुल पास कदम रख कर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे
तिरछ सूंघता हुआ दौड़ता जाएगा, जहाँ पास पास पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज़ हो जाएगी, और जहाँ आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वो उलझन में पड़ जाएगा। वो इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान, उसमें बसी हुई गंध नहीं मिल जाती। हमें तिरछ के बारे में 2 बातें और पता थीं। एक तो ये कि जैसे ही वो आदमी को काटता है वैसे ही वो वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और वो पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरछ के पेशाब में लौटने से पहले खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरछ के ऐसा करने के पहले उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तिरछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे पीछे लग जाता है। तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर ही लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरछ से बहुत डरता था। मेरे 2 सपने के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरछ। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरछ उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही वो किसी जगह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वो चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या फिर किसी झाड़ी के पास दिखे। वो मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में ही दिख सकता था। मैं सपने में देखने की कोशिश करता कि उससे नज़र न मिलने पाए, लेकिन वो इतनी परिचित आँखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था और बस आँख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वो दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास पास डग भर कर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगें लगाने लगता। उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वो चकमा नहीं खाता था। वो मुझे बहुत गाग, समझदार, चतुर और ख़तरनाक लगता। मुझे लगता वो मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता कि वो मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने से लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सुन्न करने वाली मृत्यु बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि ये सपना है। लेकिन पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता था कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरछ द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं अपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल इन मौके पर मैं जागने में सफल हो जाता। माँ बतलाती है कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगह डालना चाहिए, लेकिन वो मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कमज़ोर कोशिश में भागता दौड़ता चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से ये जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरछ से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, तब जब वो मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे सूंघने लगती। मौत के नशे में भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे में मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ और वो पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता। इस आवाज़ के सहारे मैं अपने से बाहर निकल आता, मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती भी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था, जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई थी कि जैसे कि वो तिरछ पिताजी को काटकर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वो पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाता। फिर पिताजी किसी हाल में ना बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई थी।
बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था, और दूसरा ये कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। उसका वध हो गया था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ नहीं आई। पिताजी की झाड़ फूंक चलती रही। कांटे के जख्म को चीरकर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जख्म में भरा गया। मैं निश्चित था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर से निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने के काफ़ी पहले। रास्ते में तिरिच की बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि तिरिच के जहर की एक खासियत ये भी है कि कभी कभी ये 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका ये कहना था कि ये तो पिताजी ने बहुत ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन उसके बाद भी तिरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ऊस और शीत होती है उसमें अमृत होता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता है और वो भाग जाता है, और फिर वो हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। कहानी का अगला भाग लेकर आऊँगा आप लोगों के पास कल। कहानी है तिरिच।